अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान और भारत में जारी जंग के लिए आज का दिन बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को मिसाइल हमलों का भरपूर जवाब दे दिया है और इसका एतराफ़ अब भारत के वज़ीर दिफ़ा ने भी कर लिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि अब गेंद भारत की कोर्ट में है और भारत के वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा है कि वो डी एस्केलेशन चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के आला तरीन हुकाम से बात की है और लगता ये है कि आज के दिन शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कौम को यह आगाह करेंगे कि भारत के मिसाइल हमलों का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे दिया है और अब इसके बाद पाकिस्तान मज़ीद दिलचस्पी नहीं रखता भारत के अंदर हमले करने में, मगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की पॉलिसी का इन्हिसार भारत के रद्द-ए-अमल के ऊपर है। भारत के वज़ीर दिफ़ा ने बज़ाहिर तो ये कहा है कि वो डी एस्केलेशन चाहते हैं, मगर ये पहली बार नहीं कि भारत ने डी एस्केलेशन की ख्वाहिश का इज़हार किया था। इससे पहले भी जब भारत ने मिसाइल हमले किए थे तो पाकिस्तान के जवाब से पहले वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान उन मिसाइल हमलों का जवाब न दे और भारत डी एस्केलेशन की तरफ जाए। मगर आज वज़ीर दिफ़ा ने, भारत के वज़ीर दिफ़ा ने जो डी एस्केलेशन की ख्वाहिश का इज़हार किया है, ये पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद किया है और ये जो जवाबी हमला था ये बनियानुल मरसूस के नाम से पाकिस्तान का एक ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन के हवाले से ये अब सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि 10 अहदाफ, बड़े अहदाफ 10 के करीब रखे गए थे और उसमें हमें जो अभी तक की ख़बरें आ रही हैं, ब्यास में जो ब्रह्मोस मिसाइलों का जो निज़ाम था, जो ज़ख़ीरा था, उसको तबाह किया गया है। ये 400 किलोमीटर से ज़ायद मार करने वाला ये लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसके हवाले से भारत के मीडिया में और भारत के तजज़ियाकारों की तरफ से बड़ा ही एक तहलका खेज़ दावा किया जा रहा था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। तो ये मिसाइल चलने से पहले ही अपनी आरामगाह में ही आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया है। दूसरा अहम जो अब ख़बर आई है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऊधमपुरा एयरबेस जो फील्ड थी, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने मिसाइल हमला किया है और इस एयरफील्ड की वीडियोस भी सामने आई हैं। बहुत खौफनाक वहाँ पे आग लगी है और इस एयरबेस पे बज़ाहिर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और नुकसान पहुँचा है। फिर ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी टॉप भी तबाह किया गया है। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय फ़ौज का एक अहम फ़ौजी तनसीबात में शामिल होता है। फिर उड़ी में एक सप्लाई डिपो तबाह किया गया है और सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी तबाह किया गया है और ये भी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि भारत में जो 70% बिजली की सप्लाई के जो ग्रिड्स हैं उनको भी तबाह किया गया है और बठिंडा एयरबेस की तबाही की भी ख़बरें अब आ रही हैं। तो आज जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब और उनकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके दरमियान मुलाकात जारी है और भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने आज के दिन जो ये एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से हमलों में उनके एयर बेसिस को नुकसान हुआ है। बज़ाहिर ये जो एतराफ़ है, शायद भारत पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहता है कि आपने जो जवाब देना था दे लिया है, हमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हकीकत तो खैर भारतीय वज़ीर दिफ़ा कभी नहीं बताएंगे कि उनको कितना नुकसान हुआ। तो लगता ये है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो कौम से खिताब करने की ख़बरें आ रही हैं, उसमें भारतीय वज़ीर आज़म को, हम मनसब को ये पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है। इसके बाद अगर भारत मज़ीद जंग चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। आज का दिन इसलिए भी बड़ा अहम है कि आज के दिन यानी आज रात तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अब भारत क्या चाहता है, क्योंकि बज़ाहिर तमाम इशारे ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है। ताहम जो ऑपरेशन है पाकिस्तान ने जवाबी वार किया है बनियानुल मरसूस
कुरान की आयत से ये आहनी दीवार का ये कॉन्सेप्ट लिया गया है और ये ऑपरेशन ख़त्म करने का अभी तक ऐलान नहीं किया और शायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ये ऐलान करेंगे कि बनियानुल मरसूस जो है ऑपरेशन जारी है और अगर भारत जो है या फिर वो ये कहेंगे कि हमने अपना बदला ले लिया है, बनियानुल मरसूस ऑपरेशन जो है हम ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, इस बात का भी इम्कान है, तो फिर तमाम बैनुल-अक़वामी और सफ़ारती दबाव भारत के ऊपर आएगा कि वो फिर क्या रद्द-ए-अमल शो करता है। तो बज़ाहिर लगता ये है कि भारत भी इस तरफ राग़िब है कि वो अब मज़ीद हमले न करे और सेक्रेटरी जो वज़ीर दिफ़ा हैं भारत के, उनके इस बयान से ये ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि उस हमले से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने तो कहा है कि कुछ नुकसान हुआ है मगर उसकी तफसीलात नहीं बताई, मगर वो शायद ये तासर ज़रूर देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है और वो डी एस्केलेशन चाहते हैं। तो आज शाम आज रात तक जो है सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अब जो आज की एक और अहम ख़बर जो चल रही थी कि पाकिस्तान और भारत, क्योंकि दोनों ही एटमी ममालिक हैं और दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर और रशिया जैसे ममालिक जो हैं और चीन जैसे ममालिक भी शायद वो ये नहीं चाह रहे कि इस खित्ते में जंग मज़ीद बढ़े और सूरत हाल इस नहज पे पहुंच जाए कि जहां खुदा न खास्ता एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल हो पाए। अब पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक़ है तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत के एटमी हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी क्या है और पाकिस्तान के एटमी हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी क्या है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, भारत की तरफ से जो है इस बात का इरादा किया गया है कि वो पहले एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी किसी भी कशीदगी की सूरत में बहुत सारे दूसरे ममालिक की तरह भारत ने भी इस बात का इरादा किया है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि वो पहल नहीं करेगा एटमी हथियार के इस्तेमाल में। अब इस पॉलिसी की एक वजह यह भी है कि भारत 1 अरब से ज़ायद आबादी का मुल्क है और भारत जो है वो अगर उसने कोई एटमी हथियार इस्तेमाल करना भी है तो वो ऑब्वियसली उसका असल मुकाबला जो है वो चीन से हो सकता है और चीन के साथ जो सरहदी तनाज़ात हैं वो कोई इतने बड़े नहीं हैं कि जहां भारत चीन की 1 अरब आबादी के ख़िलाफ़ एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। तो जो भारत की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो पहले एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बुनियादी तौर पे इस बात का इदराक है कि जहाँ तक चीन का ताल्लुक़ है तो चीन के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी कि अगर पहला वार चीन पे होता भी है तो वो उसको सह लेगा और वो जवाबी वार करेगा जिसका नुकसान ऑब्वियसली भारत को हो सकता है। तो बहरहाल भारत और चीन के दरमियान बज़ाहिर तो उन्होंने चीन के बहाने से वो एटमी हथियार बनाए थे और चीन की तरफ इशारा करके अमेरिका की हिमायत हासिल करने के लिए कहा था कि हमने चीन के लिए अपने एटमी हथियार बनाए हैं, मगर जिस किस्म की जुनूनी हुकूमत भारत में मौजूद है उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है और ख़ास तौर पे जो भारत की मोदी सरकार का रवैया मुसलमानों की तरफ है वही रवैया उसका पड़ोसी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान की तरफ भी है। अब जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है इसमें कोई शक नहीं कि भारत को एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल करने की ज़रूरत नहीं है। अस्करी एतबार से, हिकमत अमली के एतबार से पाकिस्तान जुग़राफ़ियाई लिहाज से एक छोटा मुल्क है, इसलिए भारत को कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क पे एटमी हथियार पहले इस्तेमाल करने की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, चूँकि एटमी हथियार का जो बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है वो हमेशा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी वो जवाबी हमले में ही हो सकता है। अगर कोई और मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल करे तो उसके जवाब में ऐसा हो सकता है। तो इस वाले से अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत दिलचस्प है। पाकिस्तान को भी ये पेशकश की गई थी जो एटमी ममालिक हैं उनकी तरफ से कि वो भी अपने दुश्मन मुल्क भारत की तरह और दीगर ममालिक की तरह एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल ना करने का ऐलान करे, मगर पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा नहीं किया।
यानी पाकिस्तान जो है एक डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। एलानिया तौर पे उसने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए थे, बल्कि इसी महीने ये 28 मई जो अब आ रहा है पाकिस्तान के एटमी धमाकों की आप कह लें कि ये 27वीं एक किस्म की एनिवर्सरी होगी। 27 साल हो गए पाकिस्तान को डिक्लेयर्ड एटमी ताकत बने हुए। ये 1998 28 मई की वो वक्त था कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और अमरीकी दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में चागी बलूचिस्तान में 6 एटमी तजर्बात और एटमी धमाके किए थे। तो 28 मई भी आ रहे हैं, 27 साल भी पूरे होने वाले हैं। और भारत ने भी इसी महीने मई में ही 1998 में 5 एटमी धमाके किए थे। तो ये मई का महीना दोनों ममालिक के लिए बड़ा अहम है और इसको इत्तफाक कहें कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत जो हैं वो शदीद जंग की हालत में हैं। एक दूसरे की बज़ाहिर सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे हमले हो रहे हैं। गो कि भारत की तरफ से जो मिसाइल मारे गए, उसने ख़ुद भारत ने इस बात का ऐलान किया था कि उसने किसी फ़ौजी तनसीबात पे हमले नहीं किए, बल्कि बकौल भारत के उसने सिविलियन टारगेट्स को हिट किया था और इल्ज़ाम ये लगाया था कि यहाँ पे दहशतगर्दी होती है। और जो हम सब ने देख लिया पाकिस्तान के मीडिया पे कि वो कौन से मराकज़ थे, वो मसाजिद थी, इबादत गाहें थी और वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी जिनको भारत ने निशाना बनाया है। तो बहरहाल बात कहने की यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एटमी हथियार जो है पहले ना इस्तेमाल करने की पॉलिसी से जो इनकार है वो बड़ा अहम है। और पाकिस्तान के ये नो फर्स्ट यूज़ और या एटमी हथियार पहले ना इस्तेमाल करने की पॉलिसी मानने से जो इनकार है, उसकी एक बड़ी सादा सी वजह है। वो वजह यह है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। तो पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हम एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसको शायद एटमी अपने दिफा के लिए किसी एटमी हमले के नतीजे में दोबारा जवाब एटमी हथियारों से जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई जो हुजम है, जो पाकिस्तान का जो साइज़ है वो भारत से बहुत छोटा है। तो अगर खुदा न खास्ता भारत की तरफ से एटमी हमले होते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास फिर इस बात का इम्कान कम है कि पाकिस्तान इस हालत में होगा कि वो भारत पे जवाबी एटमी हमला कर सके। तो इसलिए पाकिस्तान एक छोटा जोग्राफियाई तौर पे हुजम के लिहाज से एक छोटा मुल्क होने के बायस पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा, ये एक बहुत ही गलत अस्करी हिकमत अमली हो सकती थी। और वैसे भी पाकिस्तान ये अपना ऑप्शन क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि एक छोटा मुल्क होने की हैसियत से भारत ने 1971 में भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। भारत के जो अज़ाइम हैं बलूचिस्तान में जिस किस्म की भारत की मुदाखलत हैं और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जिस किस्म के भारत के रवाबत हैं, बज़ाहिर भारत बराह रास्त हमला करके पाकिस्तान को अब टुकड़े करने की हिकमत अमली पे गामज़न तो नहीं हो सकता। और बज़ाहिर यही अब लग रहा है कि भारत बराह रास्त पाकिस्तान में आने की ज़रूरत नहीं करेगा, क्योंकि भारत को मालूम है कि पाकिस्तान ने जो एटमी हथियार रखे हैं वो पाकिस्तान के वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और अगर पाकिस्तान बतौर एक एटमी ताकत उसको ये महसूस होता है कि भारतीय अफवाज पाकिस्तान की सरहदों को पार करके पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की कोशिश करेंगी और पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में डालेंगी, तो फिर बकौल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के हमने जो एटमी हथियार हैं वो शादी ब्याह के लिए नहीं रखे, उनका इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। और उससे ज़्यादा अहम बात यह है, और भारत को भी इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान सिर्फ बड़े एटम बम नहीं रखता, पाकिस्तान छोटे छोटे एटम बम भी रखता है अगर आम ज़ुबान में बात की जाए। और पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की सलाहियत भी मौजूद है। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की सलाहियत का मुजाहरा तो अभी तक उसका सरकारी तौर पे ऐलान नहीं किया गया, मगर बाज़ दिफाई तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि जब मई 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान चागी के मुकाम पे 6 एटमी धमाके किए थे, तो उनमें से शायद एक आध धमाका जो था वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी था। टैक्टिकल से मुराद ये है
कि एक तो एटम बम होता है जो पूरे के पूरे शहर तबाह कर देता है, और आज से आप देखें 75 साल पहले या 80 साल पहले दूसरी जंग अजीम में जब जापान पे अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे तो जापान के 2 बड़े शहर सफ़ाए हस्ती से उनका मिटा दिया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। तो पाकिस्तान के पास बड़े एटम बम तो मौजूद हैं, मगर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इस लिहाज से बहुत इफ़ेक्टिव हैं कि अभी अगर आप बड़े से बड़ा मिज़ाइल भी किसी बड़ी फ़ौजी तनसीबात पे फेंकते हैं तो फ़ौजी तनसीबात जो है वो मुकम्मल तौर पे सफ़ाए हस्ती से नहीं मिटती, उसका 50%, 40% या 60% नुकसान होता है। तो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर उसका इस्तेमाल किसी बड़ी फ़ौजी छावनी या फ़ौजी तनसीबात पे किया जाए तो वो न्यूक्लियर वेपन जो है छोटा होने के बायस वो पूरे शहर को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि उसके ताबकारी के जो असरात हैं वो पूरे शहर के ऊपर भी हो सकते हैं। मगर ताहम जो दिफाई हिकमत अमली बनाने वाले लोग हैं उनका ये दावा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या छोटा एटमी हथियार जो है वो तमाम छावनी को या पूरी फ़ौजी तनसीबात जो हैं उनको तबाह कर सकता है, यानी कि 100% तबाही हो सकती है किसी भी बड़े एयर बेस की। तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, या किसी पहाड़ी की या किसी मखसूस फ़ौजी इलाके की, तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। मगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी बुनियादी तौर पे एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा। अब पाकिस्तान के लिए ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है पहले इस्तेमाल करना ये कितना सूदमंद होगा, और फिर अगर भारत ये इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को जो है एक एटमी हमला तस्वर करते हुए अपनी तरफ से बड़े एटमी हथियार इस्तेमाल करता है तो फिर भी, मगर खुदा न करें ये हम बात कर रहे हैं कि किसी बहुत बड़े हादसे की कि जिसमें पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचता है कि भारतीय अफवाज पाकिस्तान में दाखिल हो गई हैं और पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा है, या भारत जो है वो सिंध को पंजाब से अलग करने की कोशिश करता है, या फिर भारत जो है वो कराची पोर्ट के ऊपर हमला आवर होता है और पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो बंद करने की कोशिश करता है। तो बतौर एक छोटा मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की तरफ से एटमी हथियार इस्तेमाल करने का इम्कान भी ज़्यादा है। तो भारत ये बात अच्छी तरह जानता है और शायद यही वजह है कि भारत ने अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उन शिद्दत पसंद तंजीमों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जिन तंजीमों के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बरसरे पैकार हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि एटमी हथियारों का बज़ाहिर फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल होने का कोई ख़तरा नहीं, मगर आज की एक जो अहम ख़बर सामने आई है वो पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास की खबर थी। अब दिलचस्प बात यह है कि पहले ये नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की जो ख़बर है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे चली, मगर कुछ देर पहले एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आके वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ से जब ये कहा गया कि ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हो रहा है या नहीं, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा इजलास नहीं हो रहा है, ये खबर झूठी है। अच्छा, अब ये नेशनल कमांड अथॉरिटी है क्या? नेशनल कमांड अथॉरिटी एक पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक कानून के तहत 2010 में तश्कील दी गई, और ये नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान के एटमी असासों, एटमी तनसीबात, एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इन एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से फ़ैसला करने के लिए एक आला तरीन इदारा बनाया गया 2010 में। अब 2010 में जब जनरल कियानी होते थे, आसिफ अली ज़रदारी सदर थे और वज़ीर आज़म जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी होते थे, उस वक्त ये नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई गई क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था कि जो पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अमेरिका और दूसरी एटमी ताकतों के ख़दशात थे और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उसके बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पे पहुंच गई थी और उस वक्त भी
जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी होती है तो सबसे पहला ख़तरा जो होता है अमेरिका और दीगर एटमी ताकतों को कि यहाँ इस खत्ते में खुदा न खास्ता कोई एटमी जंग न छिड़ जाए। तो उस वक्त भी 2010 में ये नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई गई। इस अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, कुछ ऐसा है कि वज़ीर आज़म जो है, जो भी वज़ीर आज़म होता है वो इस अथॉरिटी का चेयरमैन होता है। फिर एक वज़ीर दिफा होता है, वज़ीर ख़ारजा होता है, वज़ीर ख़जाना होता है और वज़ीर दाखिला होता है। और फिर एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता है जो तीनों अफवाज, बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया के जो अफवाज के सरबराह ने उनका बॉस है, तकनीकी एतबार से बॉस है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। और फिर इस नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंदर में एयर फोर्स, नेवी और आर्मी के जो सरबराहान हैं वो भी मेंबर होते हैं। तो ये 9 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल कमांड अथॉरिटी है। और इसका आखिरी इजलास जो हमें मालूमात मिली हैं वो 2021 में भी हुआ, इमरान खान की सरबराही में हुआ, और फरवरी 2019 में भी इसका एक इजलास हुआ था। ये वो फरवरी 2019 है जब पुलवामा के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया भारत ने और पाकिस्तान पे फ़ज़ाई हमला किया, जिसका जवाब उन्हें भरपूर अंदाज से उस वक्त भी पाक फ़ज़ाइया ने दिया था। तो नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास की जो ख़बरें हैं वो यकीनी तौर पे एक बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है उसके लिए भी बड़ी दिलचस्पी, क्योंकि ये वो अथॉरिटी है जो अल्टीमेटली पाकिस्तान के एटमी हथियारों और एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है और एटमी हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म देने की भी मजाज है। अब पाकिस्तान की तरफ से ये ख़बर कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास हो रहा है, उससे एक तासुर यही मिलता है कि शायद पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में अपने एटमी हथियारों के इस्तेमाल के तरीक़ाकार को फ़ाइनल करना चाह रहा है कि जब वो कर सकता है। यानी अभी फुल फ्लैज वॉर उस तरह ज़मीनी अफवाज की जंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि बाद में पे नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो होना शायद मुमकिन ना हो। तो पहले से हर चीज़ तयशुदा है और ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का वो इजलास है जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन ड्रा करनी है। यानी कि ये तय होना है कि किस वक्त में और किस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। तो ये वो रेड लाइन है जो मेरे ख्याल में अगर ये इजलास हुआ भी है, और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस बात का इनकार करना कि नहीं कोई इजलास नहीं हो रहा, इस इनकार की भी अहमियत नहीं है क्योंकि बुनियादी तौर पे नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास है उसकी तमाम कार्रवाई खुफिया होती हैं, और जब ये इजलास हो चुकता है तो उसके बाद माजी की तरह कोई प्रेस रिलीज जारी होती है और सरकारी तौर पे ऐलान किया जाता है कि ये इजलास हुआ है। उस इजलास के होने से पहले किसी किस्म की कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं बताई जाती, क्योंकि उस इजलास के अंदर पाकिस्तान की आला तरीन सिविल और फ़ौजी क़यादत मौजूद होती है, और इसलिए इस इजलास की तमाम कार्रवाई को खुफिया रखा जाता है। तो ये इस नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक 1971 की जंग के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये झड़पें शुरू हुई हैं। गो के ये मामला भारत के फ़ज़ाई हमलों से शुरू हुआ, मिज़ाइल हमलों से शुरू हुआ, और अब वो भारतीय फ़ज़ाइया ख़ुद तो पीछे हट गई, लेकिन अब वो ड्रोन हमलों पे आ गए हैं जो अभी भी जा रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत इतनी शिद्दत के साथ एक दूसरे से जंग उन्होंने की है, और ये मामला अभी भी जारी है। तो बहरहाल इस तमाम बहस को समेटते हुए अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो भी कौम से खिताब करने जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी दिफा मार्को रूबियो से भी टेलीफोन पे उनकी गुफ्तगू हुई है। सऊदी जो वज़ीर आए हैं यहाँ पे उनसे भी गुफ्तगू हुई है, और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो खिताब होगा वो लगता ये है कि भारत के लिए एक पेशकश होगी, और वो यही होगी कि आपने हमला किया, हमने जवाब दिया, अब आप फ़ैसला करें कि हमने जंग करनी है या नहीं। तो गेंद डेफिनेटली अब भारत के कोर्ट में जाएगी, और आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस खिताब के बाद जो है सूरत हाल वाज़ेह होगी। लगता ये है कि भारत भी शायद इस तरफ आमादा है
गो कि हमें अस्करी तौर पे कभी भी अपने गार्ड्स या अपने हिफाजती इक़दाम ख़त्म नहीं करने चाहिए, बल्कि भारत जैसे मुल्क से तो बिल्कुल उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी लगता है इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि भारत की तरफ से भी कहा जाएगा कि हमने भी अपने अहदाफ हासिल कर लिए, और पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाएगा कि हमने भी अपने अहदाफ हासिल कर लिए, और बज़ाहिर दोनों तरफ अस्करी अहदाफ से ज़्यादा कुछ सियासी अहदाफ भी हासिल किए गए हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।